गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है और वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे और हमारे साथ आज होंगे प्रशांत सावंत और राजेश सतपुते पिछले शो से, और आगे की ट्रेड्स बताने के लिए इनक्रेड इक्विटीज़ के गौरव बिस्सा और रचना वैद्य भी जुड़ेंगे हमारे साथ। बिग मार्केट वर्सेस में आज हमारे साथ होंगे इन्वेस्टमेंट इवेंजलिस्ट प्रकाश दीवान। ये सब कुछ लाइंड है पर कुछ ही देर में आपके लिए शो में, लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। मार्केट लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाकर थोड़ा सा संभलता हुआ 19,712 पर, लो था सुबह 19,635 का। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी रिकवरी नहीं है, 320 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे अभी भी, और मिड कैप इंडेक्स में अच्छी रिकवरी। मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में, एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में इस समय आपको दिखाई देगा। मार्केट को प्रेशर में डाल रहे हैं इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और कुछ हद तक रिलायंस। लेकिन वहीं सपोर्ट करने के लिए हमारे पास है HCL टेक, ONGC, टाटा कंज्यूमर और HDFC लाइव। जहाँ तक बात F&O की है, वहाँ पर HDFC AMC टॉप गेनर, उसके अलावा मेट्रोपोलिस में अच्छे मूव, इनफैक्ट वो मानस के टारगेट्स के काफ़ी करीब इस समय। गेल और टाटा कंज्यूमर, और डाउन साइड पर अदानी एंटरप्राइज और इन्फोसिस हमने डिस्कस कर ही लिए, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और BHEL। बीरो, तो ये अब तक की मार्केट की एक छोटी सी समरी थी जिन्हें प्रस्तुत किया। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। पैनल में मौजूद सभी लोग स्क्रीन पे है। रचना जी से शुरुआत करते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त, और आज के इस डिप को आप बाय ऑन डिप्स के लिए यूज कर रही हैं या फिर आपको लगता है कि थोड़ा हायर लेवल्स पे आप स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट्स ओपन करेंगे? जी, गुड मॉर्निंग। और जहां तक इंडेक्स लेवल की बात है, मेरा ये मानना है कि आज का मॉर्निंग लो विल बी वेरी क्रूशियल, और निफ्टी के फ्यूचर्स पे 19,690 और 680 के बीच एक सपोर्ट बनेगा लो के हिसाब से। अगर जब तक वो बना रहता है तब तक इट इज बाय ऑन डिप्स। अगर वो टूटने लगता है देन वी विल नॉट बी बाइंग द डिप्स। तो इस हिसाब से मैं इंडेक्स को और ओवरऑल मार्केट को देखूंगी। जहां तक मेरे दो पिक्स का सवाल है, मेरे दोनों पिक्स लॉन्ग साइड करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल या ठीक ठाक है प्राइस एक्शन और वो लो बरकरार है। तो एक रहेगा हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स लॉन्ग, दूसरा रहेगा ट्रेंड के फ्यूचर्स लॉन्ग। तो पहले हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स की जहां तक बात करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी हुई है हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे भी और इंट्राडे चार्ट पे भी, और मॉर्निंग की प्राइस एक्शन ये दिखा रही है कि यहाँ से सपोर्ट करीब करीब 3080 पे बनता है, और ये सपोर्ट अगर होल्ड करेगा और ओवरऑल मार्केट अगर होल्ड करेगा तो दोनों चीज के होते हुए यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे 3140 एंड 3160 के लेवल्स हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स पे दिख सकते हैं। जहां तक ट्रेंड की बात है, तो दूसरा मेरा वही काउंटर है। ट्रेंड में यहाँ पे सुबह की प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे अब अगर इंट्राडे डिप भी आता है तो हमें 2080 के लेवल को देखना चाहिए फ्यूचर्स पे। जब तक 2080 सस्टेन करेगा तो वो डिप बाय होना चाहिए अगर आता भी है तो, और ऊपर वाली साइड पे 2115 निकल के मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा। 2115 पे सुबह अटका, इसलिए कह रही हूँ 2115 निकल के मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा, जो इस काउंटर को 2130 एंड 40 पे लेके जाएगा। तो 2080 का एसएल एंड 2130 एंड 2140 का टारगेट। ओके, चलिए, हीरो मोटोकॉर्प और ट्रेंड, ये हो गई रचना जी की पिक। गौरव, गुड मॉर्निंग। गौरव, आपके पिक्स? गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरे एक बाय होगा, एक सेल होगा, और पहला जो रिकमेंडेशन होगा वो मेट्रोपोलिस पे। शो के शुरुआत हमने कहा एक अच्छा ब्रेकआउट है। हमने अपने क्लाइंट्स को लाल पर लेवल्स पे दिलाया था, लोअर लेवल्स पे, और अभी मेट्रोपोलिस भी काफी अच्छा लगेगा। अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, वो एडिशन आपको देखने मिल रहा है, तो यहाँ से एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। और लॉन्गर टर्म चार्ट्स में भी स्टॉक जो है काफी अच्छे और काफी बड़े रिवर्सल्स दिखा रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 1520 के होंगे, ऊपर में 1620 के आपके लक्ष्य होंगे मेट्रोपोलिस के अंदर। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अर्ली साइंस है एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन के, ब्रेकडाउन उसका हो गया है। अपने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करा, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक डिप जो है वो आपको देखने मिल सकती है टुवर्ड्स 190। तो आप यहाँ पे 192 के टारगेट्स के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को। आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 208 के होंगे। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका सेल है, मतलब कल का एक थोड़ी सी स्थिरता लौटी थी इस काउंटर में, लेकिन आज आपके लिए ये फिर एक सेल का कंटेंडर है। प्रशांत, आपके ट्रेड्स करेंगे दो? लग रही है वो है टीसीएस। मुझे ये स्विंग के गोल्डन रेशियो पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 3510। एक रिस्क कम है, इसलिए मैं यहाँ पे अटेम्प्ट ले रहा हूँ। मेरा टारगेट होगा 3625, 3625।
और नेक्स्ट पिक मेरा होगा एक्सिस बैंक। यहाँ पे एक बेस पे आया हुआ है जो कि 990 की बेस है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 985। और मैं एक बैंक निफ्टी में अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 3 से 4 दिनों में। तो वहां पे एक्सिस बैंक का अहम पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मेरा टारगेट होगा 1025 के करीब। चलिए अब चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, आपके फ्रेश ट्रेड्स। अनुज जी, 2 ट्रेड होंगे, दोनों बाय साइड के होंगे। पहला ट्रेड रहेगा एस्ट्रल पे। एस्ट्रल का स्ट्रक्चर अच्छा है, ब्रेकआउट था, 2 दिन का कंसोलिडेशन, और आज मुझे लगता है कि जिस तरह से गैप डाउन के बाद यहाँ पे मूव शुरू हुआ है, एक स्विंग मिलेगा। स्विंग का टारगेट होगा 1970, 1980 का, 1934 फ्यूचर प्राइस है, बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1920 का। सेकंड बाय कॉल जो होगा वो रहेगा आप टाटा मोटर्स पे। आई थिंक कल भी मैंने इस पे बात की थी। इट्स अ चैनल फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट कल हुआ है, रादर परसों हुआ है, कल का दिन एक पॉज था, और आज मुझे लगता है गैप डाउन के बाद यहाँ पे मूव शुरू हुआ है, जिसका टारगेट होगा करीबन 955, 960। तो टाटा मोटर बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 655, 660। सो स्टॉप लॉस रहेगा 635 का, बाय टाटा मोटर। राजेश जी की 2-3 दिन से जो है ना वो फाइन ट्यूनिंग थोड़ी सी नहीं हो रखी है। वो होता है ना गिटार के तार जो होते हैं या फिर वॉलिन के तार है ना, वो उनका अलाइनमेंट चाहिए होता है, वो लेवल्स इधर उधर रखे राजेश जी के। खैर, मजाक कर रहा था मैं यहाँ पे। रचना जी, एक बार जरा स्टॉक दिखिएगा, ये एक इन्वेस्टर्स का स्टॉक है एंड दैट्स नेस्ले इन FMCG। अब ये आपके स्क्रीन पे जो प्राइस आएगा ये ऑल टाइम हाई है, और ये आप समझ लीजिएगा कि मेरे ख्याल से अप्रैल 2017 यानी मोटा मोटी लगभग 6.25 साल से एक बहुत ही शार्प राइजिंग अप ट्रेंड में है। अब प्रोजेक्शन क्या निकल के आ रहा है? इस चैनल का जो हायर एज है वो कहाँ लेके जाएगा अब इसको? जी सही बात है आपकी। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, चार्ट का सेटअप भी पॉजिटिव है, और अगर इस काउंटर को आप वीकली वगैरह के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़े टाइम पहले ही शुरू हुई है और इंपॉर्टेंट एवरेज इसके क्लोज है। तो यहाँ पे अपसाइड पे पॉजिटिविटी कंटिन्यू होने के चांस डेफिनेटली है। और ओवर मीडियम टर्म की अगर यहाँ पे बात करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट टाइप का स्टॉक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जब तक ये काउंटर 22,800 के ऊपर रहेगा, 22,800 के ऊपर जब तक रहेगा, तब तक ऊपर वाली साइड पे बहुत ही जल्दी ये 23,500 को क्रॉस करके 23,800 की तरफ ओवर अ मीडियम टर्म हमें जाते हुए दिखाई दे सकता है। ये अच्छा, मार्केट में अब थोड़ी सी देखिए सेकंड डिप आ रही है। ये हमेशा क्रूशियल होती है, हमेशा आती है सेकंड डिप। इस बार थोड़ी जल्दी आ गई। नॉर्मली ये सेकंड डिप करीब 10:30, 11 बजे आती है, इस बार थोड़ी सी पहले आ गई ये। और अब एक बार जब हमने ऑफ डेज लो तो प्ले कर दिया था, एक बार ऑफ डेज हाई और दिखा देते हैं एक बार आपको। जो हाई था 19,736 का था, तो करीब करीब अब 45 पॉइंट हम हाई से भी स्लिप कर गए हैं। और यही हमने बात की थी जब 10-15 मिनट पहले कि अगर आपको एक स्विंग मिल गई है तो एक बार अब आप साइड पे बैठ जाइए, क्योंकि आज बहुत टफ डे रहने वाला है। एक स्विंग काफ़ी होती है आपको, ज़रूरी नहीं है कि हर स्विंग को अप्रोच किया जाए मार्केट में। लेकिन अब अगर डे लो टूटा तो बड़ी दिक्कत होगी फिर मार्केट में, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इवन पोजिशनल लॉन्ग्स के हिसाब से अब डे लो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन एक बार स्टॉक लेकर आइए भारती एयरटेल का। भारती एयरटेल इस समय एक अच्छे मूव्स दिखा रहा है आपको, और ये अब तैयारी कर रहा है। एक बार भारती का मैं 52 वीक हाई देख रहा था, 956 था। खैर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है ये स्टॉक। प्रशांत जी, कोई पोजिशनल व्यू भारती पर? जी इनफैक्ट अनुज जी, यहाँ पे जो परसों ब्रेकआउट आया था तो ये मेरे रडार में है, और अगर मैं अभी देखूं तो ऑलमोस्ट उस लेवल पे ही है। एक हल्की सी डिप, ओपनिंग थोड़ी वीक हुई थी, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबली 940 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे तो ये स्टॉक कंफर्टेबली 975 या 980 का लेवल भी दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है सिर्फ डाउनसाइड कैप कर लीजिए 940 और स्टॉक में बने रहना चाहिए। ओके, चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ प्रकाश दीवान होंगे, उनसे करेंगे खास बातचीत। चलिए अब हम जोड़ते हैं इन्वेस्टमेंट इवेंजलिस्ट प्रकाश दीवान को। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। इन्फोसिस में क्या करें आप? सीधा सवाल, सबसे पहला सवाल, बाय करें क्या इस डिप को?
अनुज गुड मॉर्निंग। देखिए इन्फोसिस के नंबर्स में जो मुझे सबसे डिस्टर्बिंग चीज लगी है वो एक कॉन्ट्रडिक्शन सब जाहिर हुआ है। उनके जो नए डील्स टीसीवी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है जो नए डील्स में से वो 7.7 बिलियन बता रहे हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम वो ग्रोथ के गाइडेंस को अपर रेट को 3.5% से 2.5% बता रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक कुछ ऐसा संदेह मुझे जो हो रहा है कि कहीं मैनेजमेंट को पता है कि कहीं रैंप डाउन आने की उम्मीद है। नई डील बिल्कुल आ सकती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डील्स में से रैंप डाउन होगा या कटौती होगी कॉन्ट्रैक्ट की, तो वहां पे रेवेन्यू को आंच आ सकती है। या हो सकता है कि नई डील्स के कन्वर्जन का कॉन्फिडेंस अभी पूरी तरह से नहीं आया हो, क्योंकि मैनेजमेंट में नई स्ट्रैटेजी नया अपनाने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें समय लग सकता है। तो मुझे लगता है एक आध क्वार्टर और मुश्किल वाला जाएगा। टीसीएस में ऐसी कोई चीज नहीं नजर आई थी, तो आपके पास एक फाइनली एक क्लियर वो है कि टीसीएस माइट फाइनली इस क्वार्टर में आउट परफॉर्म इन्फोसिस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। अब वो स्टॉक पे क्या रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन मेरे हिसाब से इन्फोसिस में जब नंबर सब ठीक ठाक लग रहे हैं लेकिन चिंता आगे देख के है, तो उसको थोड़ा समझ के अभी अवॉइड करूँ। ओके, अभी अवॉइड करेंगे। लेकिन बाकी के आईटी सेक्टर में आप एचसीएल टेक में अच्छे मूव्स हैं, यहाँ पर कोई प्रेफर्ड पिक्स आपकी बाकी के एक्स ऑफ इन्फोसिस? तो अनुज दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये टीसीएस इन्फोसिस एचसीएल टेक की जो वो है, इसमें से लोगों की एलोकेशन अगर आप देखें तो यहाँ से मिड कैप आईटी में जाना पैसा शुरू हुआ था। थोड़ा बहुत हो सकता है नंबर्स के बाद तीनों में थोड़ा थोड़ा एलोकेशन हो, खास करके एचसीएल टेक और टीसीएस में। लेकिन मुझे लगता है अभी भी जो लार्जेस्ट मिड कैप आईटीज हैं, जो जो प्लेयर्स हैं, वहां पे जिनके जिनके बिजनेस मॉडल थोड़े से इंसुलेटेड या रेजिलियंट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि उतार चढ़ाव को झेल सके बिजनेस में जो हो रहा है, उतार चढ़ाव, यूएस के रिसेशन की चिंताएं, वो सबको देखते हुए मुझे लग रहा है कि वहां छोटे कंपनीज में आप सोनाटा सॉफ्टवेयर देखिए, एक प्लेटफॉर्म और नेटवर्किंग बिजनेस इनका बहुत स्ट्रांग है, या साइंट को देखिए। तो इस टाइप की कंपनीज में आपको शायद सेफ्टी भी ज्यादा रहेगी, वॉलेटिलिटी कम रहेगी, और अल्फा जनरेशन यानी पैसा कमाने का जो वो है दौर, वो जारी रह सकता है। सो थोड़ा सा उस तरह का झुकाव है, बट लेट द नंबर्स कम। अभी तो सीजन की शुरुआत हुई है, आगे चल के इंटरेस्टिंग चीजें क्या क्या आती है नंबर्स में से, वो देख के और भी एक दृढ़ वो आपका निर्णय हो सकता है, डिसीजन हो सकता है। लेकिन एट द मोमेंट ये लग रहा है कि मिड कैप आईटीज में थोड़ा सा एक प्रॉमिसिंग वो ज्यादा बन सकता है। मैं प्रकाश सर के कहने पे जब दो चार्ट्स को देख रहा हूँ, सोनाटा सॉफ्टवेयर को और साइंट को, किसी भी दूसरे आईटी स्टॉक्स की तुलना में यहाँ पे हायर लेवल्स अभी भी सस्टेन है। प्राइस वोलेटिलिटी इन कंपैरिजन टू निफ्टी आईटी बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब एक डायरेक्शन में है ये स्टॉक का। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और अभी मैं पिछले कुछ सेशंस में अगर कॉन्फिडेंस कहीं देखा, क्योंकि इसी हफ्ते हमने पॉलिसी भी देखी सर, रेट सेंसिटिव्स में रियल स्टेट में सबसे बड़ा, मतलब स्क्रीन पर जो मोमेंटम सस्टेन्ड है, आईटी पे अपनी आपने बात रख दी, ये रियल स्टेट में व्यू स्विंग आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आपका कन्विक्शन एक ऐसी कोई सिंगल रियल स्टेट कंपनी जिस पे बहुत ज्यादा है, जिस नॉट एग्जैक्टली महाराष्ट्र या दिल्ली या फिर साउथ इंडिया, कोई भी कंपनी हो? रियल एस्टेट में डेफिनेटली एक बहुत बहुत बढ़िया एक्साइटिंग फेज आ रहा है, दौर आ रहा है, जिसमें ना सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में बिकवाली अच्छी खासी दिख रही है, डिमांड दिख रही है, लेकिन अब आपको मिड साइज या छोटे अफोर्डेबल साइड में भी हो रहे हैं। और आपने हाल ही में देखा सनटेक रियल्टी में एक इन्वेस्टर ने ऐलान किया कि हम लोग इनको मिड साइज और अफोर्डेबल हाउसिंग में भी सपोर्ट करेंगे। सो इस टाइप की जो डेवलपमेंट हो रही है, पैसा फाइनली कैपिटल वापस रियल एस्टेट में लगना शुरू होगा, तो एक दौर ग्रोथ का अंडरलाइन कंपनीज में शुरू होगा। अब इसमें अगर आप देखें तो जनरली हम लोग इसकी बात नहीं करते, बट सेंचुरी टेक्सटाइल के पास जो पोर्टफोलियो है और जिस टाइप का सेल शुरुआत इन्होंने की थी, थोड़ी ढीली ढाली थी, लेकिन अब जो पिकअप आ रहा है, और इनके प्रोजेक्ट सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली, सिर्फ मुंबई के क्षेत्र में है, कई जगह ये लोग फैले हुए हैं। तो ये कंपनी अब प्योरली एक रियल एस्टेट प्ले बनता जा रहा है। वहां पे एक आपको देखेंगे, क्योंकि ये रियल एस्टेट से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, थोड़ा सा इसमें एक वो आपको रहता है कि लोग इसको बहुत ध्यान से रियल एस्टेट के उसमें बात नहीं करते हैं, बट बाय एंड लार्ज एक ये है। और इसी थीम को प्ले करने के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से नजर ना उठाइए, और अनुज भी साथ में शो पे हमको याद होगा, मैंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लास्ट दिवाली पे हम लोग दिवाली पिक्स का जो दौर रहता है कि कुछ अच्छा चयन करते हैं चीजों का,
उसमें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जिक्र किया था, तब बताया था कि ये किस तरह से अपने आप को ढाल रहा है, नए तौर से नए तौर तरीके अपना रहा है। वो चीजों में आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखेगा। तो अगर रियल एस्टेट को सहारा मिला तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो आपने इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स की बात की, तो रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस का जो कॉम्बिनेशन है ग्रोथ का, वो एक उसको आप राइट कर सकते हैं। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर देखना चाहें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को भी देखा जा सकता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और एक आपने सेंचुरी टेक्सटाइल्स बताया। सेंचुरी टेक्सटाइल ये भी आई मीन पोस्ट कोविड जो रियल स्टेट स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, उसमें सेंचुरी टेक्सटाइल्स भी था, करीब करीब 1162 पे। अच्छा, सेंचुरी टेक्सटाइल्स ने आज भी ये अपना ऑल टाइम हाई स्क्रीन पर लगा रखा है, 1163 रुपये। अच्छा, मैं देख रहा हूँ प्रकाश सर, अभी डायग्नोस्टिक स्टॉक्स लुक एट मेट्रोपोलिस 4% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथ लैब 1% ऊपर। और अभी कुछ दिनों पहले मेरी सौरभ मुखर्जी से जब बात हो रही थी, जब उन्होंने एक स्टॉक इंक्लूड किया था अपने पोर्टफोलियो में, मिड कैप पोर्टफोलियो में, मेरे ख्याल से विजय डायग्नोस्टिक, इसको देखिए आप, 460 से 580 का जोन आ गया इसमें बहुत ही छोटी अवधि में। आप लोगों का कोई व्यू है, कंस्ट्रक्टिव व्यू यहाँ पे इस वक्त, या फिर कोई एक सिंगल स्टॉक जो कि पिक किया हो आपने? मतलब व्यू कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि एक रिकवरी का माहौल महसूस हो रहा है कि जो प्राइसिंग डिसरप्शन हुआ था 6-8 महीने पहले कुछ कंपनीज के द्वारा, टाटा न्यू ने किया था, फार्म इजी ने किया था, वो अब अब्सॉर्ब हो गया और मार्केट को एक चीज समझ आ गई कि ये कंपनीज की ग्रोथ तो कायम रहेगी और सिर्फ कोविड जैसे कोई एक्सेप्शनल इंसिडेंट्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ओवरऑल ग्रोथ जो आ रही है, जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर है, उसकी वजह से ये डेफिनेटली इसका भी बोलबाला रहेगा। बट ऐसी कोई कंपनी मुझे नहीं दिख रही है जिसमें वैल्यूएशन और अपसाइड बहुत बढ़िया मैच हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन महंगे हैं अगर ग्रोथ आ रही है तो, और कहीं वैल्यूएशन सस्ते हैं तो ग्रोथ में कहीं आंच है। सो अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टॉक इसमें चयन करना मुश्किल है इस क्षेत्र में। बट डेफिनेटली जो लोगों के पास है उनके लिए एक अच्छा समय दिख रहा है शुरुआत होते हुए, जो एक आउट परफॉर्म कर पाएगा। बट एक्सेप्शनल रिटर्न्स वाली कोई चीज अभी मेरी नजर में नहीं है। चलिए ठीक है, ये इस समय की कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज। प्रकाश, स्पेशलिटी केमिकल्स में अब इस समय क्या व्यू बन रहा है आपका, और इस डिक्लाइन के बाद कोई स्टॉक्स जो अब आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं बाय करने के लिए? Oh, absolutely. I think अनुज, आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हम जब मुलाकात हुई थी इस शो में, मैंने कहा था कि केमिकल्स में एक बॉटमिंग आउट का अंदेशा मिलना शुरू हो गया है ग्लोबल, उससे प्राइसिंग को लेके, सप्लाई को लेके, डिमांड को लेके। देखिए, ये तीन चीजों पे आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, कंपनी का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। ये कई जगह आपको डिमांड ग्रोथ नहीं दिख रही थी इसलिए आज आ रही थी, कई जगह आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, रियलाइजेशन मार्जिन वाले नहीं हो रहे थे, और ऑफकोर्स सभी इंटर रिलेटेड है। यूरोप में जो जो ये जो हो रहा है, उसके बाद एक जो मुझे लगता है ये सेटल होने के बाद जो रिकवरी आएगी, उससे ये रीस्टॉकिंग जो है ये और भी एक्सेलरेट हो जाएगा। पिछले 12 महीने हमने डी-स्टॉकिंग का दौर देखा, कहीं ना कहीं उस वजह से आपको दीपक नाइट्राइट, आरती, एसआरएफ, ये सभी में बॉटमिंग आउट होते हुए दिखा है। तो मुझे लगता है अब बॉटमिंग आउट ना एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है टेक्निकली आप पकड़ पाए, लेकिन फंडामेंटली एक फेज पकड़ सकते हैं, आप एक दौर पकड़ सकते हैं, बट एक पॉइंट नहीं पकड़ पाते। तो मुझे वो समझ आ रही है कि आरती इंडस्ट्री जैसी कंपनी जिनकी क्षमताएं बहुत है, स्ट्रांग है, और उन्होंने जो बिजनेसेस में एक्सपेंशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के वो जो किया हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसका आपको अब असली फायदा जो है अगले 12-18 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म में इसमें एक ट्रेंड रहेगा। और टाटा केमिकल्स एक केमिकल का, इट्स नॉट स्पेशलिटी इन दैट सेंस, बट सोडा ऐश के अलावा जो काम ये लोग कर रहे हैं, और अब जो BESS मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे जब काम आपको फॉर्मुलाइज होता हुआ दिखेगा, पॉलिसी आ जाएगी, लोग उससे पैसा लगाने लगेंगे, तो हम लोग वो चाइनीज कंपनीज के सामने सॉल्यूशंस, अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर रहे हैं शुरू, उसमें आपको बहुत क्षमता होती हुई दिखेगी बढ़ते हुए, और वहां पे इस टाइप की कंपनीज को बहुत फायदा हो सकता है। टाटा केमिकल, स्पेशली केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स पे आपकी बात थी। अच्छा, अब एक दो लॉट के ऐसे स्टॉक्स पे आते हैं प्रकाश जी, जिनके बगैर शायद मेरे ख्याल से बातचीत अधूरी होगी। बैंक्स, HDFC बैंक में अभी भी हम मतलब बेस को लेके बहुत आश्वस्त नहीं है, बट आई मीन ठीक इस अर्निंग सीजन के शुरू होने से पहले या दौरान अर्निंग्स पर फोकस करते हो और जहां पे अपसाइड का पोटेंशियल आपको दिखाई दे रहा है, आपका दो प्रेफर्ड स्टॉक कौन से होंगे, प्राइवेट में और एक PSU में? तो PSU बैंक में कुछ समय पहले
हम लोग ने बात की थी एक स्पेशल शो में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। मुझे अभी भी लगता है, हालांकि उसमें अच्छी चाल आई, प्रॉफिट बुकिंग भी आया, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी अपने आप को ढाल रही है, इसका एक और अच्छा खासा ग्रोथ फेज जो है बैंक का, वो देखना अभी बाकी है, और वो हो सकता है अगले 2-3 क्वार्टर में झलक जाए। तो ये बैंक ने जो इम्प्रूवमेंट किए ऑपरेशनल लेवल पे, इनके आप चाहे रेशोज देख लीजिए, इनका ब्रांच नेटवर्क का रैशनलाइजेशन देख लीजिए, इनकी टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन को देख लीजिए, तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक छोटी सी बैंक है, लेकिन अंडर वैल्यूड है। और वो जगह जहाँ पे वो है, वहाँ बहुत लोगों की इच्छा होगी कि इसका अधिग्रहण करके एक्सपेंशन करके करें, तो कहीं ना कहीं एक वो अपसाइड इसमें रह सकती है। प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, आपने जैसे जिक्र किया, मायूसी छाई हुई है, थोड़ी और लंबी चल सकती है, लेकिन मायूसी में ही आपको सस्ते भाव मिलते हैं। तो गुड न्यूज एंड गुड प्राइसेस डोंट गो टुगेदर। तो आज एचडीएफसी ने जो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट के तौर पे हमको बताया था कुछ महीने पहले कि ये चीजें होंगी, इसमें थोड़ी सी नरम रह सकती है ग्रोथ, वो सब कायम, मतलब वो सब को आपने डाइजेस्ट कर लिया, और आज ये 1550 का जो भाव उसको फैक्टर इन कर चुका है। तो यहाँ से और कोई डाउनसाइड नहीं है, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट आता है और जल्दी आता है, 2 क्वार्टर में आ जाता है, तो 1500 के 2000 होने में भी टाइम मिलेगा। सो आई थिंक एक रिस्क रिवॉर्ड के तौर से देखें तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। एचडीएफसी बैंक को यू कांट राइट ऑफ कि भाई ये अब कुछ पहले जैसा आ ही नहीं सकता, ये पहले से बड़ा होके आएगा, तो लेकिन उसको समय लगेगा। तो पेशेंस अगर है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है, तो डेफिनेटली ऐसी चीजें ली जा सकती। ओके अच्छा, एक और ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जहां मोमेंटम है प्रकाश, वो है मार्केट इंटरमीडियरीज। बीएससी का स्टॉक देख लीजिए आप, एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक देख लीजिए, एंजल वन ठीक ठाक परफॉर्मेंस उसने दिखाई है। यहाँ पर कोई पिक्स आपकी? अनुज, ये आई थिंक ये स्पेस तो डेफिनेटली प्रॉमिसिंग ही रहेगी, और इसमें कुछ कंपनीज हैं जिनमें बहुत अच्छा मिश्रण है, फी बेस्ड फंड बेस्ड एक्टिविटी का भी। कई है जो आपने नाम दिए, वो सारे प्योर इंटरमीडियरीज हैं। बट इसमें अगर आप देखिए तो जितना भी ग्रोथ आपको आ रहा है, चाहे वो एसआईपी में दिख रहा है या नए आईपीओज में दिख रहा है, वहां पे आप देखिए तो कैम्स का अभी भी जो बोलबाला है, इस फुटप्रिंट जो है, उसको कोई भी चैलेंज करने, किसी को भी चैलेंज करने के लिए बहुत मुश्किल है। जो मोट उन्होंने बनाई है, किसी को नए प्लेयर को आने में और इस टाइप का स्केल लाने में भी वो हो सकती है। तो ये ब्रोकिंग हाउसेस में क्या है ना, उतार चढ़ाव स्ट्रेटेजिकली चेंज होते रहते हैं। उन्होंने कोई नई चीज अपनाई, वो चली नहीं तो मार पड़ जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड कोई भी चले, एएमसी, आज एचडीएफसी एएमसी के नंबर कल जो आए, वो देख के ऐसे लग रहा है कि एएमसी का जो स्टेडी स्टेट ग्रोथ, जितने भी टीआर की कटौती होनी थी उसके बाद जो हुआ है, अब स्टेडी हुआ है, उससे साफ जाहिर है कि कैम्स को तो फायदा होगा ही होगा। नए फंड्स आएंगे, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे मॉडर्नाइज होगी, अपग्रेड होगी, वैसे वैसे कैम्स का और भी एबिलिटी टू सर्विस ज्यादा होते जाएगा। उनको ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कैम्स कैन सर्विस मच मोर नंबर ऑफ इन्वेस्टर, और जो स्कोप बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन का, उसका सारा आपको फायदा कैम्स में भी आ सकता है। सो आई वुड प्ले दैट फ्रॉम दैट रूट, थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, और डी रिस्क आप अपने आप को कर लोगे फ्रॉम स्पेसिफिक बिजनेस वॉलेटिलिटी। ओके प्रकाश सर, कोई सीमेंट स्टॉक? आई मीन मॉनसून को आप लास्ट वीक अलविदा कह चुके हैं, अब कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस भी थे। आपका कोई प्रेफर्ड सीमेंट स्टॉक है, स्पेशली मिड कैप में? मिड कैप में थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ कैसा आएगा ये देखना जरूरी है, क्योंकि प्राइस हाइक जब होती है तो वॉल्यूम ग्रोथ पे कई जगह आज पड़ती है। प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स में केशोराम इंडस्ट्री ने प्राइस हाइक का बता रहे थे कि साउथ में भी ऑब्जर्व होना शुरू हो गया है। सो आई थिंक सीमेंट में थोड़े बड़े प्लेयर्स के साथ रहने में ज्यादा अकलमंदी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। और ऑफ कोर्स बड़े स्टॉक्स महंगे भी बहुत है। अल्ट्राटेक की वैल्यूएशन आज देखें आप 8,500 के करीब, तो इतनी स्ट्रेच है कि कई चीजें उसमें बेचते हैं, मतलब अच्छाई जो है। तो थोड़ा सा सीमेंट में नीचे के लेवल्स पे ही लेने की गुंजाइश होगी, बट डेफिनेटली प्रॉमिसिंग जरूर है। हम हाउसिंग की, रियल एस्टेट की बातें कर रहे हैं अगर, तो ऐसे कैसे हो सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना दिख रहा है सामने एक्सपेंशन का, सीमेंट ना बढ़े तो है। बट थोड़े अंबुजा, अल्ट्राटेक इस टाइप के, उसमें थोड़ी सी सेफ्टी आपको ज्यादा हासिल हो सकती है। मार्केट इस समय थोड़ा सा एक वापस लोअर लेवल्स पे आ रहा है। 110 पॉइंट निफ्टी नीचे हो गया 19,684 पर। हालांकि मिड कैप अभी भी ग्रीन में है। प्रकाश, आपकी पसंद के कोई 2-3 मिड कैप्स इन लेवल्स पर?
अनुज, मिड कैप्स में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा टफ होते जा रहा है, बट आई पर्सनली फील, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था, जुबिलेंट फूड वर्क्स है जो एक दौर आया जिसमें सब चीज प्राइसिंग हो गई, सॉफ्टनेस आ गई, प्राइसिंग पावर उनकी थोड़ी सी घटती हुई हमने देखी बिकॉज ऑफ जोमेटो, स्विगी, ये सब। वो अब हो सकता है कि यहाँ से आपको एक रिवाइवल सा दिखने को मिले। मुझे एक कंपनी जो बहुत पसंद आ रही है और ऑफ कोर्स थोड़ी सी खबरों की वजह से भी उसमें एक हलचल ज्यादा हो रही है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। अगेन कंसोलिडेशन हुआ है, प्रीमियमाइजेशन हुआ है, बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है। अब जो एफटीए यूके के साथ जो एफटीए अगर आता है तो इनको भी बहुत एबिलिटी मिल जाएगी इंडिया को ग्लोबल हब की तरह ट्रीट करने में, विच इज द प्लान। वो जैसे जैसे होगा आप देखेंगे कि पेरेंट कंपनी की तरफ से भी, डीआईओ की तरफ से भी एक बहुत बड़ा इस पे वो झुकाव रहेगा। फोकस तो है ही है, बट और पैसे भी लग जाएंगे, इन्वेस्ट होंगे, और इसका एक्सपेंशन ग्लोबल फुटप्रिंट के तौर पे हो सकता है। सो आई वुड लुक एट समथिंग लाइक दिस, जिसमें थोड़ा सा एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स कुड आल्सो भी, कंजम्पशन साइड के हैं दोनों स्टॉक्स, बट डेफिनेटली इसमें एक्टिवली देखा जा सकता है। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ गुड वीकेंड, और थैंक यू। बात करेंगे होपफुली अगले हफ्ते आपसे फिर से एक बार। वीरू और मैं अब आपसे विदा लेंगे और